नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी निवेश में, जहां हम आपको न सिर्फ कमोडिटी बाजार की खबरों से रूबरू कराते हैं बल्कि कमोडिटी मार्केट की बेहतर ट्रेडिंग कॉल्स भी हम आपको देते हैं। आज हमारे साथ तीन मेहमान हैं जो आपके सवालों के जवाब देंगे। नवनीत दमानी है मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज से, भूपेश शर्मा है टेक्निकल एक्सपर्ट है बीकानेर से, दीपेन शाह हैं Stevent.com के। आप तीनों मेहमानों का ईटी नाउ स्वदेश पर स्वागत है। साथ ही आज हमारे साथ कुछ और मेहमान होंगे जिनसे हम अलग अलग मुद्दों पर चर्चा करेंगे। अमित पवारी होंगे जो MD हैं CR फॉरेक्स से, जिनसे हम रुपए की चाल समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही हमारे साथ आगे कमल शर्मा होंगे, कंसल्टिंग एडिटर है मोलतोल के, जिनसे हम जीरा और धनिया की बात करेंगे कि वहां पर ग्राउंड को लेकर किस तरह की स्थिति है, मंडियों में अराइवल की स्थिति क्या है और आगे भाव क्या हो सकते हैं। साथ ही हमारे साथ अनिल चतर होंगे, चेयरमैन है क्रॉप एस्टिमेट कमेटी के, जो जयपुर से जुड़ेंगे हमारे साथ। उनसे हम जानेंगे मस्टर्ड को लेकर कि मस्टर्ड की ग्राउंड की स्थिति क्या बन रही है, किस तरह की फसल है, अभी तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। लेकिन आज बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सबसे पहले रुपए की चाल के साथ, क्योंकि रुपए में आज 1% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली है। अब 82 रुपए 73 पैसे के स्तर पर डॉलर के मुकाबले रुपया आज बंद हुआ है। अमित पवारी हमारे साथ। अमित जी, क्या लग रहा है, गिरावट बढ़ती चली जा रही है क्या? यूएस में जो जॉब के जो मजबूत स्ट्रांग जो रिपोर्ट आए थे उसी का सिर्फ असर है या कुछ और? अमित जी, आपसे मेरा सवाल था। अमित जी, आपका ऑडियो म्यूट है, प्लीज अनम्यूट कीजिए और फिर जवाब दीजिए। जय हिंद, नमस्कार। तो बेसिकली फ्राइडे को जो रुपया क्लोज हुआ था वो 81.80 के आसपास में क्लोज हुआ। जैसे आपने कहा कि जो बड़ा मूव आया है डॉलर रुपी पेयर के अंदर पे, वो आया है NFP का डेटा की वजह से, जो बहुत ही अच्छा आया था फ्राइडे को। और उसको छोड़ के जो यूएस के डेटा आ रहे हैं वो बाकी सब भी बहुत ही अच्छे आ रहे हैं। जैसे उनका मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स है वो भी अच्छा है। तो बेसिकली ये जो बड़ा मूव है, पहला रिएक्शन ऐसा है कि यूएस का डेटा अच्छा आया। सेकेंड, जो भी ट्रेडर्स थे जिन्होंने भी एक स्टॉप लॉस पोजीशन रखा था 8240 का या 8250 का, वो आज ट्रिगर हुआ है। उसके कारण हमको एक ये बड़ा मूव दिखा है। थर्ड रीजन है कि ऐसा लग रहा है कि ऑयल मार्केटिंग कंपनी और कुछ बड़े कॉर्पोरेट्स ने कुछ बॉन्ड के पेमेंट किए हैं, कुछ करीब करीब 1 बिलियन के। इसकी वजह से जो रुपया है वो 8275 के आसपास पहुंचा है। पर हमको लगता है कि आने वाले दिनों के अंदर पे ये जो रुपये में गिरावट है वो बरकरार नहीं रहेगी। और आने वाले दिनों के अंदर में अगले 7-8 ट्रेडिंग सेशन के अंदर पे हम ऐसा देखेंगे कि रुपया जो है वापस से 82 फर्स्ट टारगेट और 8150 8170 सेकेंड टारगेट पे पहुंचेगा। इसके 3 बड़े रीजन है। पहला रीजन ये है कि 9 तारीख को RBI ग्रीन बॉन्ड इशू कर रही है, जिसकी वजह से हमको लगता है कि कुछ इन्फ्लो आएगा तो जो रुपए के जो दबाव है उसको रोकेगा। पहला रीजन। दूसरा, अगर हम क्रूड ऑयल को देखते हैं तो क्रूड ऑयल लास्ट 5 ट्रेडिंग सेशन से एक डाउनवर्ड ट्रेड में चल रहा है, तो विच विल फैसिलिटेट रुपी। दैट इज द रीजन नंबर 2। थर्ड रीजन है कि अदानी का जो फिएस्को हुआ था लास्ट वीक पे, इसकी वजह से FII का पैसा बाहर गया था। हमको लगता है कि ये वीक पे सब चीजें शांत हो जाएगी। चौथा, हमको लगता है कि 83 का जो लेवल है RBI वहां पे इंटरवीन कर सकती है। इन रीजन की वजह से जो रुपया है फर्स्ट 82 के तरफ मूव करेगा, फिर उसके बाद में ये 8150 टू 8170 की तरफ मूव करेगा। इसलिए जो एक्सपोर्टर है उनको ये अपटिक का अपॉर्चुनिटी लेना चाहिए और अपने एक्सपोर्ट के हेज रेशियो को बढ़ाना चाहिए। जो इंपोर्टर है वो 83 का स्टॉप लॉस रख के वेट करे 82 का और 8150 का, जहां पे उनको अपने इंपोर्ट को हेज करना चाहिए। शुक्रिया अमित जी, आपने वक्त दिया हमें और बहुत ही क्लियरली आपने समझा दिया कि क्या हो सकता है। मजबूती की क्या वजह है ये समझ लीजिए, 81.7 तक क्यों आ सकता है। ग्रीन बॉन्ड RBI 9 फरवरी को जारी करने वाला है, उससे यहाँ पर रुपए को सपोर्ट मिलेगा। साथ ही क्रूड में जिस तरह की नरमी हमने पिछले हफ्ते भी देखा था, 8% की गिरावट कच्चे तेल में दिखी थी, उससे भी अब धीरे धीरे इसका फायदा दिख सकता है और वो रुपए को सपोर्ट के लिए काम कर सकता है। साथ ही FIIs की जो खरीदारी, जो बिकवाली जो हम देख रहे हैं, वो थमने की संभावना आगे हो दिख सकती है और
एफआईज की खरीदारी लौट सकती है, उससे भी सपोर्ट मिलेगा। साथ ही आरबीआई भी हो सकता है कि 83 के आसपास में इंटरवीन करे, उसका भी फायदा मिलेगा। और आरबीआई की एमपीसी की कमेटी की बैठक जारी है और 8 फरवरी को जो फैसला आएगा वहां पर ब्याज दरें बढ़ेंगी, तो डेफिनेटली उसका भी सीधा असर रुपए में मजबूती के तौर पर दिख सकता है। तो तमाम सारे ऐसे फैक्टर है जो रुपए में के लिए एक रेस्पाइट ला सकता है, एक वहां पर रिकवरी की उम्मीद हम आप कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले आज सवाल सोने चांदी पर ही लेंगे, क्योंकि कई सारे दर्शक हैं जो सोने चांदी की इस वॉलेटिलिटी में फंसे हुए होंगे। सुनील हैं दिल्ली से, ये सवाल करना चाहते हैं कि सोने चांदी में क्या करना चाहिए। साथ ही पंकज है राजस्थान से, वो उनका सवाल है कि क्या सोना चांदी हाजिर में खरीदना चाहिए। क्या लग रहा है नवनीत जी, दोनों का सवाल सोने चांदी पर ही, क्या करना चाहिए, क्या करें, जो हाजिर के हैं उनके लिए क्या सलाह है और जो वायदा बाजार में ट्रेड करना चाहते हैं उनके लिए क्या सलाह है, किस तरह की रणनीति बनाएं अभी। नमस्कार विश्वनाथ जी। और लास्ट कुछ दिनों में हमने देखा है बहुत हाइट एंड वोलेटिलिटी हमको गोल्ड और सिल्वर प्राइसेस में देखने मिल रही है। उसके साथ साथ ऊपरी लेवल पे जो सेल ऑफ आया है वो गोल्ड और सिल्वर दोनों ही प्राइसेस को काफी हद तक प्रेशर में ले आया है। करीब करीब 5,000 रुपए का सेलिंग हमने चांदी में देखा है और करीब करीब 1,500 रुपए के ऊपर का सेलिंग हमने गोल्ड प्राइस में देखा है। मेरे हिसाब से आने वाले कुछ दिनों में वोलेटिलिटी बरकरार रहेगी और आने वाले कुछ दिनों में आरबीआई के नतीजे आएंगे और 2-3 डेटा आने वाला यूएस के, जिसके चलते वोलेटिलिटी कंटिन्यूस रहेगी प्राइसेस में। तो अपॉर्चुनिटीज आपको और भी मिलेगी, बट यहाँ पर अगर किसी को निवेश करना है तो मेरे हिसाब से बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखनी चाहिए। आपको इवेंचुअली 56,500 56,600 के आसपास गोल्ड मिल सकता है, वहां पे आप मीडियम टर्म की अवधि से बाइंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। सिल्वर में भी अगर आप वेट करेंगे तो आपको 67,000 67,200 के आसपास की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, जहाँ पे एक मीडियम टर्म की अवधि से पोजीशन बनाई जा सकती है। फिलहाल शॉर्ट टर्म के लिहाज से सेल ऑन रैली किया जा सकता है, अगले 1-2 दिनों में आपको थोड़ी सी नरमी का रुख देखने मिल सकता है। अगले दर्शक है राज हैं राजस्थान से, चांदी इन्होंने 65,000 रुपए में शॉर्ट किया है। और अगले दर्शक है मुकुल मेरठ से, इन्होंने चांदी 69,000 रुपए में शॉर्ट किया है। भूपेश जी, एक का जो शॉर्ट का लेवल है 65,000, एक का है 69,000, दोनों ने शॉर्ट कर रखा है। एक को फायदा हो रहा है, एक को नुकसान हो रहा है, क्या करना चाहिए, दोनों के लिए क्या सलाह है चांदी में। जी नमस्कार सर। चांदी की बात करें तो चांदी का ट्रेंड अभी नेगेटिव बना हुआ है और शुक्रवार के दिन में इसमें अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली थी। मुझे उम्मीद है कि ये ट्रेंड का कंटिन्यूएशन जारी रहना चाहिए। आज की तारीख की भी बात करें तो आज के शाम के सेशन में 67,600 के नीचे चांदी में प्राइस बिकवाली करनी चाहिए। स्टॉप लॉस 68,200 का रहेगा और नीचे में टारगेट, अगर पोजिशनल टारगेट की बात करें तो 66,000 से लेके 65,000 तक के टारगेट देखे जा सकते हैं, परंतु आज शाम के सत्र की बात करें तो 66,900 और 66,300 तक के टारगेट देखे जा सकते हैं। चलिए, यानी नीचे का आपको लेवल मिल सकता है, तो क्या भूपेश जी क्या करें, 65,000 के लिए के नीचे जाने का वेट कर ले क्या वो। बिल्कुल 65,000 के नीचे जाने का वेट करना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि 65,000 के भाव बहुत आसानी से देखने को मिलेंगे आगामी दिनों में। ओके, चलिए अगले दर्शक भी चांदी पर ही हैं, किशन है नासिक से, चांदी इन्होंने 70,510 रुपए में खरीदा है। नवनीत जी क्या करना चाहिए इनको, किशन को। नवनीत जी, मेरा सवाल था किशन का कि चांदी 70,510 रुपए में किशन ने खरीदा है, क्या करना चाहिए इनको। भूपेश जी को लग रहा है कि चांदी अभी नीचे आएगी। मैंने भी यही, मुझे भी लगता है थोड़ी सी नीचे आएगी और लगभग 67-200 की रेंज में आपको अगले कुछ दिनों में देखने मिल सकती है। तो इनकी पोजीशन से अगर छोटा मोटा पुल बैक भी मिले तो एग्जिट करना बेहतर रहेगा। यहाँ से करीब 1,000 से 1,500 रुपए की गिरावट और आने वाले दिनों में देखने मिल सकती है। ओके, अगले दर्शक है अनुज गुप्ता झांसी से और महेश हैं हैदराबाद से, दोनों ट्रेड करना चाहते ट्रेडर हैं। गोल्ड में इंट्राडे में क्या ट्रेड लेना चाहिए, भूपेश जी गोल्ड में क्या सलाह देंगे अनुज जी को और महेश जी को। आज के दिन की बात करें तो गोल्ड में 57,200 के पास जहां भी गोल्ड मिलता है वहां गोल्ड में बिकवाली करके व्यापार करना चाहिए। 57,450 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना चाहिए। नीचे में 56,800 और 56,500 तक के लेवल संभावित रहेंगे। अगले दर्शक हैं मुकेश सोनी राजस्थान से, गोल्ड 3 लॉट इन्होंने शॉर्ट किया है 57,575 रुपए में, अभी फायदे में है, क्या करना चाहिए भूपेश जी, निकल जाए ये शॉर्ट के पोजीशन से। इन्हें पोजीशन में अपनी ट्रेल स्टॉप लॉस करना चाहिए 57,350 रुपए का और अपनी पोजीशन में बने रहना चाहिए। नीचे में 56,500 और 56,200 तक के भी भाव संभावित रहेंगे।
यानी आपको नीचे के लेवल और दिखेंगे, आपका मुनाफा बढ़ सकता है। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ जो एंट्री का लेवल है शॉर्ट में जहां पर एंटर किए हैं उसके नीचे लगा लें स्टॉप लॉस, ताकि आपके पास जो मुनाफा आया है वो घर ले जाए। 57,400 का आप स्टॉप लॉस वैसे भी बता रहे थे सेल कॉल में ना भूपेश जी? जी सर, जी बिल्कुल। चलिए, महावीर है बेंगलुरु से। नवनीत जी, इनका सवाल है कि क्या कॉमेक्स गोल्ड इस हफ्ते $1910 तक और कॉमेक्स पर सिल्वर क्या $23.70 तक जा सकता है? वेल, मुझे लगता है कि अगले 2-4 दिनों में जो डेटा आने वाले और जो टेक्निकल ट्रेंड हम देख रहे हैं थोड़ा सा नरमी का रुख दिखा रहा है। तो ऐसा ना हो कि 1860 के नीचे हम 1820 की तरफ पहले चले जाए 1910 जाने के बदले। थोड़ा सा सेल ऑन रैली का व्यू है, अमेरिका से जनरल कंसेंसस भी वही है। तो एक नेगेटिव बायस के हिसाब से 1910 फिलहाल के लिए नजर नहीं आ रहा। ओके। अगले दर्शक है विशाल हैं सूरत से। कॉपर और नेचुरल गैस में क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए नवनीत जी कॉपर और नेचुरल गैस में? वेल, कॉपर में हमने करेक्शन का माहौल देखा है और करीब करीब 780-785 के रेंज में बहुत स्ट्रगल होते हुए देखा है और वहां से सेलिंग बार आई है। मुझे लगता है 770-72 के रेंज में फिर से सेलिंग क्रिएट की जाती है। 776 का स्टॉप लगा है एंड 765-762 तक के स्तर आपको कॉपर में देखने मिल सकते हैं। एल्यूमिनियम काफी अच्छे कंसोलिडेशन के बाद आज एक फाइनली नरमी का रुख दिखा रहा है। बड़े दिनों के बाकी सारे मेटल्स के सेल ऑफ को आज एल्यूमिनियम कवर अप करता हुआ नजर आ रहा है। तो मुझे लगता है यहाँ से करीब करीब 3 से 4 रुपए की सेलिंग एल्यूमिनियम में और देखने मिल सकती है। वेट एंड वॉच करना चाहिए। एल्यूमिनियम इतना वीक नहीं है जितना आपको बाकी सारे मेटल में नरमी देखने मिली, तो इसमें बाउंस भी शार्प रहेगा, बट फिलहाल 3-4 रुपए की गिरावट देखने मिल सकती है। ओके। इसके बंसल है ग्वालियर से। लेड में जाना चाहिए कि लेड में क्या करना चाहिए? भूपेश जी, लेड पर क्या सलाह देंगे इसके बंसल साहब को? लेड के ट्रेंड की बात करें तो सभी बेस मेटल्स का ट्रेंड अभी नेगेटिव बरकरार है। मुझे उम्मीद है कि लेड का भी ट्रेंड बरकरार ही रहेगा। 185 रुपए 90 पैसे के नीचे जब तक लेड का मार्केट ट्रेड कर रहा है तब तक इसमें नेगेटिविटी जारी रहेगी। मुझे उम्मीद है नीचे में 183 और 182.20 के दाम देखे जा सकते हैं। जमील भाटी हैं चूरू राजस्थान से। क्रूड और नेचुरल गैस किन स्तरों पे खरीदें या बेचें? क्रूड और एनजी पर आप क्या इनको सलाह देंगे नवनीत जी? क्रूड ऑयल प्रोजेक्ट थोड़े से मिक्स्ड लग रहे हैं और लास्ट करीब करीब ऊपरी लेवल से हम देखें तो 500 पॉइंट का सेलिंग हम क्रूड ऑयल प्राइस में दे चुके हैं लास्ट 2 हफ्ते के अंदर। मुझे लगता है कि जब तक 6000 के स्तर नहीं टूट सकते वापस एक बाइंग इमर्ज हो सकती है। जो टाइम एंड अगेन हमने 6000 को एक अच्छे सपोर्ट जैसे एक्ट करते हुए देखा है। 6080 के आसपास बाइंग की रणनीति रहेगी। 6200 का टारगेट रहेगा और 6000 के नीचे का स्टॉप लॉस रहेगा। नेचुरल गैस के प्राइसेस काफी अच्छी सेलिंग के बाद में आज फिलहाल थोड़ी सी पॉजिटिविटी दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। 204-205 के ऊपर कन्विंसिंगली अगर नेचुरल गैस ट्रेड होता है तो आपको 214-15 तक के स्तर देखने मिल सकते हैं। बट बाय ऑन या बाय अबव ब्रेकआउट ही करना चाहिए। फिलहाल के लिए ट्रेंड वेट करना चाहिए। नीचे में आपको स्टॉप लॉस जब 205 के ऊपर निकले तो 200 का स्टॉप लॉस से बाइंग करनी चाहिए 215 के टारगेट के लिए। क्रिश हैं दिल्ली से। कॉपर में क्या करना चाहिए? कॉपर में क्या करे क्रिश? भूपेश जी, कॉपर का ट्रेंड भी लगातार नेगेटिव बरकरार है। मुझे उम्मीद है कॉपर में 774 के नीचे जब तक कॉपर रहता है तब तक इसमें बिकवाली का ही सोचना चाहिए, बिकवाली का ही ट्रेड लेना चाहिए। नीचे में 764 और उसके नीचे 761 के टारगेट संभावित रहेंगे। किरण है कानपुर से। भूपेश जी, ये एल्युमिनियम में जाना चाह रहे कि क्या करना चाहिए? एल्युमिनियम में आपकी राय क्या होगी? जी, एल्युमिनियम का ट्रेड भी आज नीचे की तरफ ब्रेकडाउन हुआ है, फ्रेश ब्रेकडाउन हुआ है। मुझे उम्मीद है कि इसमें 222.80 का स्टॉप लॉस लगाकर इनको पोजीशन में शॉर्ट पोजीशन बनानी चाहिए। नीचे में टारगेट 218 और 216.50 का रहेगा। चलिए, अब वक्त हो गया है मस्टर्ड का आउटलुक जानने का और आज हमारे साथ एक खास मेहमान है। अनिल चतर हैं, चेयरमैन है क्रॉप एस्टिमेट कमेटी के। सर, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पे। अनिल जी, सर नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर, सरसों को लेकर क्या स्थिति बन रही है अभी ग्राउंड पर? अगर आप लोग गए होंगे तो किस तरह क्रॉप की स्थिति है, किस तरह की यील्ड की संभावना है और किस लेवल का उत्पादन इस सीजन रह सकता है? बुआई के नंबर तो काफी अच्छे हैं इस बार। जी जी सर, मैंने पहले भी बताया था कि बुआई जो है लास्ट ईयर 92 हेक्टर में हुई थी। इस साल करीब 98 हेक्टर में हुई है। 6 से 7 लाख हेक्टर में बुआई बढ़ी है। लेकिन जितनी बुआई बढ़ी है उतना पाला पड़ना और सर्दी पड़ने से उतना नुकसान हमने को पकड़ के चलना चाहिए। ओके। इसमें 6 से 7% की जितनी बुआई बढ़ी है उतना नुकसान हो गया। ओके। अभी हमने राजस्थान का सर्वे किया था
उसमें दो प्रॉब्लम आ रही है। कुछ तो उतारा यील्ड कम है और जो ऑयल परसेंटेज है वो भी लास्ट ईयर से 1% कम आ रही है। ओके। लास्ट ईयर हमारी क्रॉप जो है 111 लाख टन थी देश के अंदर पूरी, और उसमें हमको पूरा चेंज नहीं करना, पूरा साल क्रॉप को वही क्रॉप का नंबर रहे और परफेक्ट क्रॉप 111 लाख टन थी। तो इस साल अभी क्रॉप में कुछ डिस्टरबेंस है। जब तक 15 दिन और अराइवल नहीं बढ़ेगी, आज देश में 1.5 लाख बोरी नई सरसों की आमदनी है, ये आमदनी जब तक 3 से 4 लाख बोरी नहीं होगी तब तक उतारे का और इसके ऑयल परसेंटेज का पता नहीं चलेगा। तो मुझे लगता है 15 फरवरी के आसपास पिक्चर क्लियर हो जाएगी। अभी नंबर में 110 से 120 लाख टन के नंबर मार्केट में चल रहे हैं, पर मेरे को नहीं लगता कि आने वाली क्रॉप 110 लाख टन से ऊपर होगी। सर, आपका क्या अनुमान है, क्या 110 लाख टन से कम रह सकता है क्या उत्पादन? अभी फिलहाल 110 लाख टन से कम नहीं कह सकते, लेकिन इससे ऊपर की कहीं पे भी पोजीशन नहीं है, इससे नीचे ही कुछ ना कुछ बनेगी क्रॉप। ओके सर, अब अगला सवाल होगा भाव को लेकर। क्या लग रहा है अराइवल पीक सीजन जब बढ़ेंगे, जब अराइवल बढ़ने पे क्या आपको लग रहा है कि भाव तेजी से नीचे आएंगे सरसों के, या बहुत ज्यादा गिरावट की संभावना नहीं है? नहीं, देखो अराइवल बढ़ेगी, भाव इस बार थोड़ा सा जल्दी टूट गए। जो भाव 15 फरवरी से टूटना चालू होना चाहिए था वो 15 जनवरी से टूट गए, और कम से कम नहीं तो 400-500 रुपए सरसों में जल्दी टूट गए, निकल गए। जो कंडीशन 6500 रुपए थी जयपुर कंडीशन, वो आज 6000 रुपए का भाव है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें ज्यादा घटने की गुंजाइश फिलहाल नहीं है। एक बार के लिए आप मानो 5800 पे बाजार रुकना चाहिए, 5700-5800 बाजार रुकेगा। आप लोगों की मोपा की रिपोर्ट कब तक आएगी, कब वो सेमिनार आप लोग रख रहे हैं सर? हमारा 11-12 मार्च को जयपुर में कोइट और मोपा का सेमिनार है, और उसमें 12 मार्च को क्रॉप डिक्लेयर होगी। लेकिन उसके पहले हमारे 60 आदमियों की एक टीम बनी है ऑल इंडिया लेवल पर, वो सर्वे करेगी। वो 4 तारीख से सर्वे पे निकली हुई है, 15 तारीख तक अपने की सर्वे की रिपोर्ट आएगी। तो क्या ग्राउंड सर्वे कर रहे हैं या सैटेलाइट के जरिए सर्वे करवा रहे हैं? नहीं, ओनली ग्राउंड सर्वे, जाके किसान से मिलना, खेतों में जाना, मंडी कौन में कौन से एरिया व्यापारी से होंगे जब मिलना। ये जो टीम है सर किस किस एरिया में जा रही है सर, कहाँ कहाँ? इंडिया का कोई एरिया बाकी नहीं है सर। राजस्थान पूरा कवर करेंगे, एमपी करेंगे, हरियाणा करेंगे, गुजरात करेंगे, यहाँ तक कि बंगाल बिहार भी करेंगे। और यूपी की भी टीम अलग है। टोटल 7 टीम बनी है। 7 टीम में 60 लोग हैं, वो अपना सर्वे करने के लिए निकल चुके हैं। देखिए 4 तारीख से लेके 14 तारीख तक इसमें घूमेंगे वो लोग। उसके बाद 15 से 20 के बीच में अपनी रिपोर्ट देंगे सर। ओ बिल्कुल बिल्कुल, तब तक उम्मीद है, हो सकता है कि मोपा की जब आपके सेमिनार हो, उस सेमिनार तक देखते हैं कि किस तरह के नंबर आते हैं, क्या उत्पादन रहता है। लेकिन अभी तक अनुमान है आपका कि 110 लाख टन से ज्यादा सरसों उत्पादन की उम्मीद नहीं है। शुक्रिया अनिल जी, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। जी थैंक यू सर। चलिए वापस लौटते हैं, हम सवाल जवाब का सिलसिला जारी रखते हैं। हमारे साथ नवनीत जी और भूपेश जी दोनों बने हुए हैं। अगले दर्शक हमारे साथ हैं कोरिएंडर पर, इनका नाम है पवन हिसार से। धनिया इन्होंने 8400 रुपए पे खरीदा है, काफी ऊपर के भाव पे खरीद लिया है। अब भाव 7500 के आसपास है। भूपेश जी क्या करें, क्या एवरेज करने की सलाह आप दे रहे हैं? जी नहीं, एवरेज करने की सलाह नहीं रहेगी। धनिया में लगातार गिरावट जारी है। 8000 या इससे पहले कहें कि पिछले काफी दिनों से सबसे पहली कमोडिटी पूरे एनसीडीएक्स में धनिया ही है जो सबसे कमजोर है, और लगातार 11,200 से टूटकर धनिया आज 7,400 के दाम पर मिल रहा है। और ये गिरावट मुझे उम्मीद है आगे भी जारी रहेगी। 7,100 और 6,950 तक के नीचे में लेवल मुझे समझ आते हैं। अगले दर्शक है राकेश सिंघल है मेरठ से। कॉटन में क्या लग रहा है, क्या लग रहा है भूपेश जी कॉटन में? कॉटन का वायदा मुझे उम्मीद है कि एमसीएक्स का 13 फरवरी से स्टार्ट होगा। उस पर आज आपने भी एक ब्रीफ व्यू दिया अपने चैनल पर। और अगर मैं इंटरनेशनल बाजार की बात करूं तो इंटरनेशनल बाजार के हिसाब से मुझे कॉटन में 80 सेंट की मंदी एक बार समझ नहीं आती। यहाँ से बाजार एक बार स्टेबल रहना चाहिए। 80 से लेके 88 तक के भाव इंटरनेशनल बाजारों में ट्रेड होते हुए दिखेंगे। विक्रम है दिल्ली से। कॉटन केक में एक महीने में क्या होगा भूपेश जी? जी, कॉटन केक की बात करें तो कॉटन केक का बाजार अभी 2768 के आसपास दाम ट्रेड हो रहे हैं। यहाँ पर 2700 से लेके 2820 का रेंज रहनी चाहिए अगले एक महीने की। हमारे साथ दीपेन शाह भी है, राजा पटेल भोपाल का सवाल दीपेन जी से ही पूछ लेते हैं। इनका सवाल है कि 10 दिनों के लिए मूंग प्राइस का क्या आउटलुक है? मूंग ट्रैक कर रहे हैं आप दीपेन जी? जी गुड आफ्टरनून, शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद। मूंग के साथ साथ पल्सेस भी हम ट्रैक कर रहे हैं। देखिए ग्रीन मूंग की हम बात करेंगे तो थोड़ा साइडवेज रहने की उम्मीद है, डिस्पाइट द फैक्ट के दालों में थोड़ा मूवमेंट हमें देखने मिल रहा है। लेकिन मूंग और उड़द और इन सब में थोड़ा साइडवेज कंसोलिडेशन चालू है।
आई थिंक फरवरी एंड के बाद हम देखेंगे कि थोड़ी मूवमेंट आ सकती है। दीपेन जी, प्रशांत आसनसोल से है, इनका सवाल सिल्वर मिनी पर है। 70,247 रुपए में सिल्वर मिनी शॉर्ट किया है, क्या सलाह देंगे दीपेन जी इनको? देखिए, टू स्टिक माई नेक आउट एंड से कि जब तक अभी हमें 72,000 के ऊपर की क्लोजिंग नहीं मिलेगी तो सिल्वर में थोड़ी और प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, तो अपनी शॉर्ट सेलिंग की पोजीशन में बने रहे। हम और एक गिरावट का लेग इस हफ्ते में देख रहे हैं, जहाँ पे प्राइसेस आपको 65,800 के आसपास देखने मिल सकते हैं। तो 65,800 से 66,200 के आसपास के टारगेट्स आप रखिए, अपनी पोजीशन को ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कर सकते हैं। प्रशांत का अगला सवाल क्रूड पर है, 6,699 रुपए पे शॉर्ट किया है। नवनीत जी, क्या करना चाहिए इनको क्रूड में? नवनीत जी की लाइन डिस्कनेक्ट हो गई है। दीपेन, आप बता दीजिए कि 6699 पे शॉर्ट है, क्या करें? देखिए, काफी अच्छी पोजीशन है। अगर आप देखेंगे तो अभी लगभग 10% जो कि काफी बड़ा पॉइंट का मार्जिन होता है, उसमें वो पॉजिटिव चल रहे हैं। तो अगेन ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन होल्ड करें और 6,000 के आसपास के साइकोलॉजिकल सपोर्ट के पास आप थोड़ी पोजीशन लिक्विडेट करके प्रॉफिट भी बुक कर सकते हैं। चलिए, अब हमारे साथ मोलतोल के कंसल्टिंग एडिटर कमल शर्मा जी भी हैं। सर, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। सर, कोरिएंडर और जीरा दोनों पर आपका आउटलुक चाहिए, क्या लग रहा है, किस तरह के अराइवल की पोजीशन है और भाव की चाल किस तरह हाजिर की मंडियों में देखने को मिले, खास करके गुजरात और राजस्थान की स्थिति क्या है? सबसे पहले अगर हम धनिया की बात कर ले तो गुजरात में जो एक साल में भाव रहे यानी क्रॉप ईयर इसका जो है फरवरी से जनवरी माना जाता है, उसके दौरान करीबन 29% और राजस्थान में 5% का नेगेटिव रिटर्न दिया है हाजिर बाजारों ने धनिया के अंदर। अगर मैं ये बात करूं धनिया का औसत भाव, अगर क्योंकि गुजरात को बेंचमार्क अब माना जाता है, तो गुजरात में जनवरी एंड पर यह भाव था औसतन 7,159, जो कि लास्ट ईयर यानी फरवरी की शुरुआत में भाव था 10,128। इस तरह से ये रिटर्न लगभग जो है 29% का माइनस गया है। अगर हम आवक की एक बार बात कर ले तो धनिया का जो राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश की जो हाजिर बाजार रहे, उनमें पूरे क्रॉप ईयर में आवक थी 2,75,598 टन, और जबकि ये 21-22 के मार्केटिंग ईयर में आवक थी 3,92,770 टन के आसपास। इस तरह से आवक में भी अगर हम बात करें तो तकरीबन 30% की गिरावट आई है। और इस बार जो है राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात में धनिया की बुआई बहुत अच्छी रही। जीरे की अगर मैं बात करूं तो जीरे ने कमोडिटी बाजार में सबसे बढ़िया रिटर्न दिया। हाजिर के अंदर भी अगर हम बात कर लें तो तकरीबन 95% पॉजिटिव रिटर्न मिला इन्वेस्टर्स को, जिन्होंने 1 फरवरी से लेकर और 31 जनवरी तक यानी क्रॉप ईयर में वेट किया। क्योंकि गुजरात के अंदर, क्योंकि गुजरात इसका भी बेंचमार्क मार्केट है, तो गुजरात की अगर मैं बात करूं तो 30,123 रुपया जनवरी का प्राइस था, जो जनवरी 22 में 15,461 था। इस तरह से अगर विश्वमोहन जी हम देखें तो रिटर्न बहुत अच्छा मिला है। और अगर एक बार हम एक नजर और ये भी डाल लें कि गुजरात, राजस्थान की मंडियों में जीरे की आवक पूरे क्रॉप ईयर में करीबन 36% गिरी है। यह आवक रही है 2,29,804 टन, जो कि 21-22 के क्रॉप ईयर यानी मार्केटिंग ईयर जो था उसमें था 3,60,000 टन के आसपास। इस तरह से अगर हम देखें तो जीरे में आवक भले ही कम रही, लेकिन रिटर्न जो है वो पॉजिटिव मिला, और धनिया में आवक भी कम रही और रिटर्न भी नेगेटिव मिला। विश्वमोहन जी। कि कमल जी, बहुत छोटा जवाब दीजिएगा, 10 सेकंड में जवाब चाहूंगा। एक दर्शक है हमारे साथ, वो सवाल पूछ रहे हैं, 8400 पे उन्होंने खरीदा है धनिया, अब क्या एवरेज करें नीचे पे इस गिरावट में? नहीं, धनिया में अगर आज हम देखें तो देखिए प्राइस टूटे, और ये टूटने का कारण ये है कि जो क्रॉप एस्टिमेट है वो चाहे गुजरात का हो या मध्य प्रदेश और राजस्थान, लगभग ये 1,60,00,000 बैग के आसपास माना जा रहा है। तो बाजार पर अभी दबाव रहेगा कुछ समय, लेकिन उसके बाद जब बाजार उठेंगे जरूर, क्योंकि जो जीरा धनिया पाउडर जो खाया जाता है उसमें अगर धनिया सस्ता रहता है तो उसकी रेशो जो है, मसाला कंपनियां उसका रेशो बढ़ाएगी और निश्चित रूप से धनिया आगे जाके पॉजिटिव होगा। फिलहाल उसमें बहुत बड़ी कोई पॉजिटिव संकेत उसमें बिल्कुल अभी नहीं मिल रहे।
शुक्रिया कमल जी आपका, नवनीत जी आपका, भूपेश जी आपका, दीपेन जी आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला। तो वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आप कहीं मत जाइए क्योंकि हम लेकर आ रहे हैं स्वदेश विशेष। नमस्कार।